नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवींद्र। देश के हिमालयी राज्य उत्तराखंड के मसूरी में विभिन्न मुद्दों पर मंथन के लिए एकजुट हुए और ये सभी राज्य कमोबेश विकास के मामलों में एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हिमालयन कॉन्क्लेव में शामिल हुए 10 हिमालयी राज्यों ने साझा मसूरी संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें पर्यावरणीय सेवाओं के बदले ग्रीन बोनस देने और हिमालय क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की। कॉन्क्लेव में मौजूद 15वें वित्त आयोग, नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में अलग से प्रावधान का भरोसा दिया। हिमालयी हितों को लेकर गहन मंथन के बाद तैयार किए गए कॉमन एजेंडे को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। इस मंथन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग के कई अहम सदस्य शामिल हुए थे। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि हिमालयी राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं और वो सरकार से एक अलग मंत्रालय की बात क्यों कर रहे हैं, और जो ग्रीन टैक्स या फिर ग्रीन इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके बदले में उनको क्या कुछ हासिल हो रहा है और किसकी वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र वी शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी टेरी से, आपका स्वागत है। हमारे साथ जोईता भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर फेलो ORF से, आपका भी स्वागत है। दीपक दीवान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक साहब स्वागत है। और डॉक्टर RC सुंदरियाल हैं, साइंटिस्ट हैं आप और ग्रुप हेड हैं GV पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अल्मोड़ा से, आपका स्वागत है सर। शुरुआत में जोईता आपसे करना चाहूँगा कि हिमालयी राज्यों के को ये जो एक मंथन मैं कहूँ, लंबे अरसे से उनकी मांग होती रही है, अलग अलग ज़रूरतें कही जा रही थी, लेकिन एकजुटता ये एक नए संकेत दिख रहे हैं। और क्या उनकी ज़रूरतें हैं जो उनको दूसरे राज्यों से अलग करती हैं, जिसके लिए वो एक अलग मंत्रालय या फिर अलग स्कीम पर इनिशिएटिव्स की बात सेंटर से मांग रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत दिन बाद एक जब भी हम लोग हिमालयन स्टेट की बात किया करते थे, क्योंकि हिमालय एक जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही अलग तरह का है और स्टेट्स जो होते हैं उनकी एक ज़रूरतें होती हैं। जब भी हम प्लानिंग किया करते थे हम लोग बॉक्सेस में देखते, लेकिन हिमालय को हम लोग बहुत फॉर ए लॉन्ग टाइम हम लोग उसकी बात कर रहे थे कि वी शुड सी इट इन अ कॉम्प्लेक्स एज अ रीजन एज सच। सो दैट वे हम अगर सोचें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बिगिनिंग है, क्योंकि हिमालय में अपनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। हमें भूलना नहीं चाहिए हिमालय इज़ पूरा साउथ एशिया का वाटर टावर है, ये एक है। सेकेंडली जो हमारा जो भी है, हमें हिमालय इस आइडेंटिटी उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रेजेंटली जो क्लाइमेट चेंज और इन सब के बारे में बात करते हैं तो उसी को अगर, और ये जो स्टेट्स हैं वहीं पे एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उनका जो डेवलपमेंट का जो चैलेंजेस होती है उसी हिसाब से उनको करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत केसेस में जैसे स्टेट लोगों ने बोला है कि हमारा डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत चीज़ों में समझौता करने पड़ता है। तो जैसे प्लेन्स में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं हो सकते। इसीलिए दे नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, और जो भी उन लोग दे आर एडजस्टमेंट कर जो समझौता कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उनको एक पैकेजेस की ज़रूरत है और भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हिमालयन स्टेट में अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसी को भी स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। इवन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अगर प्रॉपरली करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है। तो इसी संस्था में एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरी। डॉक्टर जितेंद्र जी, जो हिमालयी राज्य में कहूँ 12 राज्य हैं, 10 ने इसमें हिस्सा लिया। ज़रूरतों के लिहाज से 2 बड़ी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं जो इनकी समस्या के तौर पर है, वो है आपदा और दूसरा है पलायन को लेकर। और जब विकास की बात आती है तो ये भी कहा जाता है, और जो एक्सपर्ट कहते भी हैं कि यहाँ पर जब विकास के काम अगर आप नॉर्मल या प्लेन के स्टेट हैं उससे वहाँ पर वही काम कराते हैं तो उनके खर्चे कई गुना बढ़ जाते हैं। क्या वाकई यही वो ज़रूरतें हैं जो उसको अलग करती हैं या कुछ और कारण है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये केवल हिमालयन स्टेट्स की लागू नहीं होती, जितनी भी हमारी फॉरेस्ट रिच स्टेट है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल हिमालयन हो गई, उत्तराखंड, ज़्यादातर एरिया इनका जहाँ 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट है। जब हमें विकास की बात आती है तो विकास के लिए भूमि की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है। हमारे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये एक रेगुलेटरी एक्ट है, प्रोहिबिटरी एक्ट नहीं है। इसके अंदर प्राविधान है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट सड़क का हो या डेवलपमेंट के दूसरे कार्य का प्रोजेक्ट हो, एक नॉर्मल भूमि में बनेगा और फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफ़र के लिए बनेगा तो उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, इसमें जो लैंड ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, हालांकि वर्तमान सरकार में थोड़ा सा 60 दिन
का मिनिमम टाइम दिया गया है, बट ये केवल कहने के लिए है, बट वास्तव में जब कोई ना कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें टाइम लंबा खिंच जाता है, तब तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये तो एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास फॉरेस्ट लैंड नोटिफाइड है तो आप सभी स्टेट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसको आपको सारे प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा। अगर कोई नेशनल पार्क सेंचुरी वहाँ पे नोटिफाइड है तो उसके लिए अलग से वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उससे भी अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उस सुप्रीम कोर्ट से के पास भी जाना पड़ता है, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भी जाना पड़ता है, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए विकास की गति इन फॉरेस्ट रिच स्टेट इंक्लूडिंग हिमालयन स्टेट्स में थोड़ा स्लो हो जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि पहले भी इस प्रकार की बैठकें हुई हैं, उनका असर भी हुआ है। 14th फाइनेंस कमीशन ने 7.5% डेंस फॉरेस्ट का वेटेज रखा, जिसमें कि हिमालयन स्टेट भी शामिल है। आपको सरप्राइज होगा कि 2,96,114 करोड़ रुपया 2015 से 20 के बीच में ये डिवोल्यूट किया गया अनटाइड फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। बट यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की है कि आउट ऑफ दिस मनी, जो कि फॉरेस्ट के 7.5% वेटेज की वजह से मिला, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी पैसा फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं किया। तो जो हमारी अनुरोध है 15th फाइनेंस कमीशन से, आप फॉरेस्ट कवर को भी लीजिए ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी स्टेट्स लूज कर रहे हैं। दूसरा, जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके यहाँ डेंस फॉरेस्ट या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट बढ़ रहा है, उनको इंसेंटिवाइज करिए, और जिनके यहाँ घट रहा है उनको डिसेंटिवाइज करिए, ताकि लोगों को लगे, सभी राज्यों को लगे कि हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करना है, फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना भी है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन से हम सभी लोगों का नॉन गवर्नमेंट फॉर अदर NGOs फॉर गवर्नमेंट ये अनुरोध है कि अगर हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन को आगे बढ़ाना, एक और बड़ी महत्वपूर्ण अभी जो फंड है, जो आपने कहा कि डेंस फॉरेस्ट के अगर तुलना में जो उनको इनिशिएटिव या बेनिफिट मिलते हैं, हाँ? क्या उसको खर्च करने पर कोई पाबंदी नहीं कि उनको कहाँ पर खर्च करना है? स्टेट के ऊपर अभी तक कोई पाबंदी नहीं थी, अनटाइड फंड था। इस बार हम लोगों का अनुरोध है कि फाइनेंस कमीशन अनटाइड फंड दे, इसी के आधार पर, ताकि एक अट्रैक्शन रहेगा सभी स्टेट्स को कि उसको बनाए रखने का। दूसरा, एक ग्रांट दे। ग्रांट देने के मतलब यह है कि वो ग्रांट टाइड होगी कि वो वनों के विकास और संवर्धन और कंजर्वेशन के ऊपर ही खर्च होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया ने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में, जबकि हम 2100 तक 2 डिग्री के टेम्परेचर को लिमिट करना है, उसके लिए सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने इनिशिएटिव दिए। इंडिया ने भी अपने इनिशिएटिव दिए NDCs। मैं 2 NDCs की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ कहूँगा कि हमारे सरकार ने 2.5 to 3 बिलियन टन एडिशनल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का टारगेट लिया है, और ये एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के माध्यम से। अब यहाँ पे इसमें हमें पैसे की भी ज़रूरत होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होगी। तो किस तरीके से मैं ये हमारा जो ये पोटेंशियल है इस टारगेट को प्राप्त करने का, ये हमारा पोटेंशियल है एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में। एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में हमारा लगभग 70% एटलीस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस टारगेट, और हमें एग्रो फॉरेस्ट्री पोटेंशियल उसको हमें टैप करने की आवश्यकता है, और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉक्टर आशीष सुंदरियाल साहब, अब सवाल ये उठता है कि जिससे उत्तराखंड और इस तरह के जो हिमालयी राज्य हैं, 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक तो एनवायरनमेंट के लिहाज से, और दूसरा पानी को लेकर जिस वक्त मुहिम में कहूँ, और जो दुनिया भर में संकट है उस नज़रिए से भी। जब ये हिमालयी राज्य कहते हैं कि उनकी ज़रूरतें अलग हैं और उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके बदले में उन्हें ग्रीन बोनस चाहिए, लेकिन जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो बोनस के तौर पर मिला राज्यों को, वो वहाँ पर खर्च ना करके कहीं और खर्च, या फिर वो पड़ा रहता है, तो फिर इससे फ़ायदे या नुकसान क्या, और कैसे इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, इस जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो राज्य हैं, 10 संपूर्ण राज्य हैं और 2 राज्य हैं जिनके 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं, इनके लगभग भारत की जनसंख्या का सिर्फ 4% जनसंख्या इनके अंदर निवास करती है। ये लगभग 16% क्षेत्रफल हिंदुस्तान का है। लेकिन अगर आप यहाँ की विविधता देखें कि यहाँ का लगभग 170 किस्म की स्थानीय समुदाय हैं,
जो कि लगभग 30% हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को करते हैं। ये देश का 36% फॉरेस्ट कवर को अपने अंदर समाये हुए है, एक बहुत बड़ा एरिया। और आजकल तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात होती है, तो सिर्फ ये 10 और राज्य और 2 राज्य के जो पार्शियल हैं 36% करते हैं। लगभग देश का 44% जो जैव विविधता है इन राज्यों के अंदर है, जिसमें से करीब 60% इंडिजिनस है। देश की नदियों में जितना भी पानी बह रहा है उसका 63% भाग सिर्फ हिमालय से बहने वाली नदियों के अंदर बह रहा है, जो सतलज, गंगा, यमुना, इधर आपका ब्रह्मपुत्र, इन सबको मिला के देख लें। और देश का 100% ग्लेशियल सिस्टम जो ऊपर का क्षेत्र है और 100% बुग्याल और एल्पाइन वाले क्षेत्र हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं राज्यों में है, जिसमें नाना प्रकार की जैव विविधताएं और दवाइयां और इस तरह है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये पूरे हिंदुस्तान के उसका एक क्लाइमेट रेगुलेटर है। तो ये सिर्फ अपनी जरूरत, इन चीजों से अपनी ही जरूरत फुलफिल नहीं कर रहा है, ये पूरे देश के लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या को इसके माध्यम से फीड कर रहा है। अब सवाल आता है कि जब इनके विकास का मुख्य मुद्दा आता है तो इनका बजट देखें तो और राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये राज्य जो हैं 7 अन्य देशों से जुड़े हुए हैं जो हिमालय के क्षेत्र में है, तो एक बहुत बड़ा डिफेंस में भी इन राज्यों का बहुत स्तर है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस मामले में ये सिमिलर है, बहुत छोटे छोटे किसान जिनको हम सीमांत किसान कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है, बहुत दूरस्थ एरिया, एल्टीट्यूड के साथ जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो क्लाइमेट की विषमताएं आती जाती हैं, इसलिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा आजीविका के ऑप्शन नहीं है। तो आज जो भी इनको इस सोच को और इस डेवलपमेंट को जो इस कॉन्टेक्स्ट में लेना है, वो जरूरी है कि हम इनको मेन स्ट्रीम करें, इनकी आजीविका की बात हो। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हमेशा हमेशा हिमालयन रीजन के सभी राज्यों के जन समुदाय जितने भी इनके जीवन का अंग रहा है, किसी भी आप समुदाय को उठा लें, इन्वायरमेंट से बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की दौड़ में जो हमारा इन काइंड इकोनॉमी होता था, जब कैश इकोनॉमी में चेंज हो रहा है तो लोगों पे बहुत ज्यादा उसका दबाव आ रहा है, क्योंकि जरूरतें चेंज हो रही हैं। इसलिए इन विकास के मुद्दों को देखते हुए लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, लोगों के अंदर जो जितने भी डेवलपमेंटल प्लानिंग, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि सरकार, हर राज्य सरकार की बहुत स्कीम है, पर जैसे आप रिमोट एरिया में जाएंगे लोगों को इन स्कीम्स की भी जानकारी नहीं है। तो इनको मेन स्ट्रीम किया जाना, और ये इस सब के लिए क्योंकि इनके संसाधन बहुत कम है, इनके पास बड़ा फिक्स मात्रा में ही पैसा आता है, तो इन संसाधनों को बहुत बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। ये बड़ी अच्छी वो है। इसमें जो ये अलग मंत्रालय की डिमांड हो रही है, या जो हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज को के लिए कुछ कंपनसेशन देने की बात हो रही है, पर्यटन विकास की बात हो रही है, या जो राष्ट्रीय जल शक्ति संचय मिशन इसके अंतर्गत हम जुड़ने की बात हो रही है, ये हिमालयन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उत्तम है। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाने की और ज्यादा आवश्यकता है। इस बार पहली बार इस पे भी बात हुई, और रेगुलर एक हो, और ये एक पहली बार एक सामाजिक एकजुटता, सहमति दिख रही है, सामूहिक सोच आई है, क्योंकि राज्य अलग अलग हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड कुछ ही राज्य हैं, लेकिन दूर हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ये बहुत बड़ी मुहिम लगता है साहब। मैं लौटता हूं आपके पास, और ये तो सूर्या दीपक साहब हमारे साथ। दीपक जी, अगर हम, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो हिस्सा था, जो जैसे कि उन्होंने सही बताया कि देश को क्या दे रहे हैं, अगर वन क्षेत्र की बात करें, आपके पानी को लेकर बात करें, ये जो क्लाइमेट में योगदान है, ग्रीन उसका योगदान की बात करें, उसके तुलना में उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उस तरह की योजना उनको नहीं मिल रही हैं जो पहाड़ी राज्यों के लिए, हिमालयी राज्यों के अलग तरीके से होनी चाहिए। तो जाहिर है कि हम एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग मंत्रालय जो उनकी ज़रूरतों के लिहाज से स्कीम्स और फंड का एलोकेशन करें। ये कॉन्सेप्ट कितना आपको लगता है फिजिबल है, जिस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, इसी बात पे जब नॉर्थ ईस्ट में जब ये बात होती थी तो उनके लिए नया मंत्रालय बनाया गया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब वो पूरे राज्यों की जो इंटर स्टेट जो स्कीम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मॉनिटर करता है, और इंडिविजुअल स्टेट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डोनर मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रही है।
इम्प्लीमेंट भी कर रही है, मॉनिटर भी कर रही है, और वो देख रहे हैं कि जो पैसा दिया जा रहा है सही काम पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो बाकी स्टेट्स हैं जो नॉर्थ में हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल हो गया, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, इनके तीनों को भी ऐसे ही इसके साथ भी अगर जोड़ दिया जाए, कुछ एक कॉमन डिपार्टमेंट बना के इनको मॉनिटर किया जाए। मॉनिटरिंग इज़ अ मस्ट फॉर ऑल दिस सेंट्रल फंड्स इन द नॉर्थ, इन द एंटायर बॉर्डर एरियाज। देखो ये सारा रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज हिमालयन स्टेट्स इनका इंटरनेशनल बॉर्डर है। इनकी समस्या और भी है कि यहाँ से माइग्रेशन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। माइग्रेशन रोकने के लिए हमको जो नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया है स्टार्टअप्स, जो मतलब जो एजुकेटेड वहाँ के लोकल यूथ हैं उसको स्टार्टअप के लिए आप 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में दे रहे हैं, यहाँ भी शुरू करिए। और मेरे ख्याल से जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमको नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री चाहिए वहाँ पे। उसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियलिटी है वो है टूरिज़्म में। आप होम स्टे इनकरेज करिए, विलेज में जाके लोग रहें। लोग जाना भी चाहते हैं, आज की डेट में लोग होटल में रहना कम पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि लोकल इन्वायरमेंट हो। एक टूरिस्ट को क्या चाहिए? एक साफ़ सुथरा बाथरूम और एक साफ़ सुथरा कमरा रहने को, और साफ़ सुथरे जो होते हैं बेडशीट वगैरह, ये सब। लोग बड़ी खुशी से जा रहे हैं। अब नागालैंड में बहुत ये शुरू हुआ, सिक्किम में ऑलरेडी है, उत्तराखंड में भी कुछ जगह शुरू हुआ है। मगर इस तरह के हमें प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं जिससे वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति बढ़े, अच्छी हो, बेहतर हो, और पलायन ना हो। पलायन एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। ओके, लेकिन जीने जी, एक जो मैं जब हम डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं और जिस तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है और जिस दिशा की तरफ जा रही है, ये बहुत अहम है कि जो हमारे हिमालयी राज्य हैं या फिर जो मैं कहूँ पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का मॉडल वो नहीं हो सकता जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में हो सकता है। तो वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम स्कीम से डेवलपमेंट मॉडल को बढ़ाना है तो फोकस करना होगा और उसकी तरफ जाना होगा, न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि इनिशिएटिव लेना होगा सेंटर को। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मॉडल एकदम डिफरेंट होना चाहिए। जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, मैं टूरिज़्म पे आऊँगा। होम स्टेट की बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि होम स्टेट से लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात जहाँ तक है कि टूरिज़्म की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं कि टूरिज़्म अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म जाए, दैट वो पर्यावरण को भी नुकसान करता है और वहाँ की जो आबो हवा है उसको भी नुकसान करता है, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। जहाँ तक आपने एक प्रश्न उठाया कि मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न से अलग हट के एक बात कहूँगा कि 12th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन एंड 14th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन में 1000 करोड़ रुपया गया था, 13th फाइनेंस कमीशन 5000 करोड़ एज ए ग्रांट, बट 14th फाइनेंस कमीशन में अनटाइड 2,96,000 करोड़ सभी स्टेट्स को वनों के आधार पर गया था। सबसे ज़्यादा पैसा गया था अरुणाचल प्रदेश में, एक अकेले प्रदेश का दे रहा हूँ, जहाँ उन्होंने पैसा यूटिलाइज भी किया, गया भी, बट उनके यहाँ डेंस फॉरेस्ट भी 0.7% माइनस हुआ, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 0.9% माइनस हुआ, कम हुआ। ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें 0.1.3 वेरी डेंस फॉरेस्ट में कम हुआ, 0.1.2%। इन दो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला 7.5% वेटेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट। परंतु उन राज्यों ने वनों के ऊपर खर्चा नहीं किया, अन्य चीज़ों के ऊपर, जो कि फाइनेंस कमीशन की तरफ से, वित्त आयोग की तरफ से ये पैसा अनटाइड था, स्टेट अपनी मर्जी से करें। मेरा यहाँ पे कहना है कि स्टेट्स को भी थोड़ा सा वनों को और पर्यावरण को थोड़ा प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि जब तक उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके कंजर्वेशन पे खर्चा नहीं करेंगे, तो उसमें फिर बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसी जो आपने बात की, मैं इसी को दूसरी तरीके से मैं अगर कहूँ, क्या ये सही नहीं होगा कि अभी तक जो डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं या फिर जो फंड मिल रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट कमोबेश उन दूसरे राज्यों की देखा देखी उसी तरह के विकास मॉडल को अपना रही हैं, और इसीलिए एक अलग मंत्रालय के जरिए जब हिमालयी स्टेट की हम बात करें, वहाँ पर स्पेसिफिक क्या बैन होगा और क्या हमें प्रमोट करना है, इसकी तरफ जाना होगा। क्योंकि मैं खुद तैनात भी रह चुका हूँ उत्तराखंड में, मैं 90 to 93, और उस वक्त मैंने सड़कों का स्टेटस देखा था, और अभी मैं डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जाता रहता हूँ।
और वहाँ पे सड़कों का एकदम जाल बिछ गया है। तो उससे क्या हुआ है कि सड़कें आवश्यक हैं, लोगों की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा। और जो पलायन वहाँ से हो रहा है उसके सबसे मुख्य कारण है कि हमारी जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं आम जनता को उतनी नहीं है जितनी कि देहरादून और अदर एरियाज़ के अंदर है। तो लोग ये कहते हैं, हम भी लोगों से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है, तो पलायन का मुख्य कारण बताते हैं कि हमें भी विकास धारा में जुड़ने का पूरा अधिकार है और हमें भी जो देश की अन्य विकसित राज्य हैं या विकसित क्षेत्र हैं उधर अपना योगदान देने का, उसमें रहने का अधिकार है। तो उसके जो मुख्य कारण है पलायन के, अकेला एक ही कारण ये नहीं है, मुख्य कारण ये है कि रोजगार नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, और तीसरा जो है कि वो भी उसी धारा में आना चाहते हैं लोग, और क्यों ना आए, उसमें कोई नुकसान की भी बात नहीं है। बट मैं अभी भी दीपक जी की बात से सहमत होऊंगा कि टूरिज्म का क्षेत्र है जो एक विकास का मॉडल होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने होम स्टेट की बात कही है उससे उनका रोजगार, इनकम, और जो टूरिस्ट है, हम एक ऐसे टूरिस्ट चीज़ों का दाम बढ़ाएं, चीज़ों के रेट बढ़ाएं, ताकि उनकी जो रोज़गार है, उनका जो इनकम है, जो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर का टूरिस्ट है कम है, उससे भी उनकी प्रतिपूर्ति हो जाए। जो टूरिस्ट जाने वाला है उसके पास तो पैसा है, वो पैसा खर्च करने के लिए जा रहा है। तो जितने पैसे को 50 टूरिस्ट खर्च करते हैं, अगर उतना रेट आप कॉमन करके अगर 20 टूरिस्ट करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है उसको बचा पाएंगे और उनकी इनकम पे भी असर नहीं पड़ेगा। एक मेरा सवाल इसके साथ में जो आप कहना चाह रही हैं कि 3 बड़ी चीज़ें हैं जो इस बैठक के दौरान आई हैं। एक तो रोजगार जिसकी बात हो रही है, दूसरा है कि वहाँ के स्पेसिफिक राज्यों के लिहाज से डेवलपमेंट का मॉडल, और तीसरा है कि कैसे उसको सस्टेन करेंगे आप। Absolutely. और बैलेंस है, मैं कहूँ कि एनवायरनमेंट के साथ में और जो लोकल चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रही थी। अगर आप आज की डेवलपमेंट लिटरेचर देखें, जो सबसे बड़ी टर्म यूज़ होती है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम लोग डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन वो ऐसी डेवलपमेंट होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो और सबको लेके विकास हो। तो इसीलिए और हिमालय का विकास में, अगर हिमालयन स्टेट की हम बात करें, दीज आर वेरी इको सेंसिटिव प्लेसेस। तो उन्हीं के जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें एक अलग सा डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत है, और यही मुझे लगता है वी शुड ब्रिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। तो यहाँ पे टूरिज़्म, इट शुड नॉट बी जस्ट टूरिज्म एट सच, हमें सोचना पड़ेगा उसी जगह का हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। इवन इको टूरिज्म, मैंने देखा है बहुत जगह हमने इको टूरिज्म की बात किया है, एंड हिमालय इज़ द परफेक्ट प्लेस टू डेवलप इको टूरिज्म। बट बहुत जगह पे इन द नेम ऑफ इको टूरिज्म बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री है, मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड यूज़ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। दिस मिनिस्ट्री शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल to create norms and standards how to use those facilities. सिर्फ हॉर्टिकल्चर के नाम के पे हम कुछ भी कर ले, it should not be there. So innovation, मेरे इस मिनिस्ट्री से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि there should be innovation and also proper monitoring and implementation. So sustainability or should be the main term for any kind of developmental model in the Himalayas. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि we have water, तो चलो हम बहुत सारे डैम बना लेंगे, वो डैम नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का स्पेशल सोच की ज़रूरत है। मुझे मैं बहुत ही आशावादी हूँ इस मिनिस्ट्री से। शायद इसके साथ सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं, एक बड़ा नया धारा क्रिएट होगा। और एक चीज़ मैं जो बोलना चाहती थी कि भारत की जो एकजुटता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग सिर्फ प्रांतीय, जैसे नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यह बोलते हैं, लेकिन पहली बार हम नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम से जुड़ के एक अलग आइडेंटिटी की क्रिएट कर रहे हैं, एंड व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज उस स्टेट को अगर सस्टेन करनी है तो हमें हिमालय की प्रोटेक्शन, also the people that matter, साथ में खड़ा करना पड़ेगा, साथ में खड़ा करना। So this is a very progressive thing, but I'm sustainability को compromise नहीं करते। सुंदरियाल साहब, क्योंकि आप इसको बेहतर समझा पाएंगे, और ख़ासतौर पर जब उत्तराखंड में आप इस वक्त अल्मोड़ा में हैं, किस तरीके से अब तक हमने देखा है जो या राज्यों ने या फिर सरकारों ने किया है, जो डेवलपमेंट के मॉडल पहाड़ी राज्यों में अपनाने की या हिमालयी राज्यों में अपनाने की कोशिश की गई है, और कहाँ पर हमें लगता है, आपको लगता है कि उसमें बदलाव के ज़रिए उसको हम स्थायी कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, ग्रीन कवर बचा रहे, वहाँ की लाइवलीहुड को उसको फ़ायदा भी हो, और जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बेहद ज़रूरी है, उसके साथ साथ सब कुछ चल सके। जी,
यहाँ पे मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि सिर्फ एक चीज लेके ही चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि जो हिमालय के क्षेत्र में एक जगह पे कोई बहुत सक्सेस स्टोरी है तो दूसरी जगह पे रेप्लिकेट होने में, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस वेरी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे फिट नहीं हो पाती। ये देखना होगा कि हिमालयन रीजन का कंपैरेटिव एडवांटेज किन चीज़ों में है। क्यों ना ऐसी 50 क्रॉप्स हैं जिनमें हमारा किसी भी प्लेन एरिया से कोई कंपटीशन नहीं है, जो सिर्फ फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स ही कर लीजिए या हॉर्टिकल्चर के अंदर देख लीजिए, कई इस तरह की क्रॉप्स हैं जो सिर्फ मोनोपोली आइटम हिमालयन रीजन के लिए हो सकते हैं। क्यों ना इन पे बिल्टअप करें। फॉरेस्ट की बात आती है, बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, क्यों ना कम्युनिटी फॉरेस्ट को, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट हैं यहाँ पे एक बड़ी, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो बड़ा हिस्सा कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंतर्गत है, लेकिन केवल ट्रेडिशनल तरह से उनको बचाना, क्यों ना उनमें कोई कमर्शियल एंगल लाके जो कि लोकल समुदाय को उनका फायदा हो, तो वो फॉरेस्ट भी बचाएंगे और उनको इन ल्यू ऑफ दैट कोई एंटरप्रेन्योरशिप उसके साथ जोड़ के कई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पे काम किया जा सकता है। क्योंकि पर हाँ, इसमें बहुत लार्ज स्केल पे क्योंकि ये नई चीजें हैं, नई सोच है, एक विस्तृत योजना बनाने की हर सेक्टर वाइज जरूरत होगी और लोगों की कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन का परसेंटेज, आपको सरप्राइज होगा कि हिमालयन रीजन को अगर हम लें तो इन 12 राज्यों में 10 और 2 जो राज्य हैं 145 यूनिवर्सिटीज काम करती है, जिसमें कि कई 15-16 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 39 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें 75 स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है। सो ऑलरेडी देयर इज सम इनफ ट्रेन्ड मैन पावर, लेकिन इनको सही से तरह से जोड़ा जाना चाहिए हिमालयन रीजन के विकास के लिए। इनकी बातों को भी, क्योंकि ये बहुत समय से इसमें काम कर रहे हैं, इनको जोड़ते हुए ही हम उनके अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। काफी चीजें हैं, लेकिन ये मंथन होना चाहिए, मंथन से चीजें निकल के सामने आएंगी। जी दीपक साहब, वक्त कम है, बहुत कंक्लूडिंग बात, फ्यूचर का जो एजेंडा है किस तरीके से आप देखिए, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन सब का एक कंसर्न रहा है। नागालैंड चीफ मिनिस्टर ने तो बिल्कुल क्लियरली बोला कि हमारा कंसर्न है लाइवलीहुड ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम। यही बात उन्होंने महेंद्र लामा ने बोली जो सिक्किम से गए थे, जो मिज़ोरम के मंत्री गए थे उनका भी यही कहना था। कॉनराड संगमा जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी यही कहना था। उन्होंने तो ये भी कहा कि कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम इज़ द मस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी। दूसरा ये है कि सेंटर शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करने में पहाड़ी रीजन में हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है जाकि कंपेयर टू द प्लेन स्टेट्स। तो वो सब ऐसी बातें कही गई, मगर सबका जो मेन कंसर्न है इकोसिस्टम एवरी स्टेट वांट्स टू प्रिजर्व। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि असल में हिमालयी राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं, देश के लिहाज से उनका योगदान कितना बड़ा है और उसके बदले में हम उन्हें क्या दे सकते हैं ताकि ये साथ मजबूत हो और देश आगे बढ़ सके। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।